बट सर आपने कहा कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड पिवट टू आवर अदर, दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो है कि सऊदीया का और यूएई का फॉल आउट। तो इंशाल्लाह हम लोग कैसे कहते हैं, आई थिंक इन अ मंथ और सो हम लोग कैसे, मैं और सर बैठ के एक डिटेल्ड इन चीज़ों पर डिस्कशन भी करेंगे। बट फॉर नाउ सर, यमन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लाइक फॉर द जनरल ऑडियंस, क्योंकि हर जगह से कुछ ना कुछ खबर आ रही है, तो जस्ट ट्राई टू हेल्प अस अंडरस्टैंड के देखिए बेसिक अगेन व्हाट आई आई वांट। बोलता हाँ, व्हाट आई वांट यू टू डू इसके थोड़ा सा कैसे थे यमन की सिविल वॉर पे हिंट दे दें लोगों को, ताकि कैसे थोड़ा बहुत वो भी पता चल जाए, एक बैकग्राउंड पता चल जाए। अच्छा मेरा बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है लेकिन जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की यमन में जब हौसी जो है उन्होंने अपना रेबेलियन या जो भी है बिड फॉर पावर की तो उसके बाद यमन जो है इट वाज डिवाइडेड बिटवीन टू। और पहले भी यमन 67 से 90 तक डिवाइडेड था, नॉर्थ यमन साउथ यमन तक। साउथ यमन थोड़ा सोशलिज्म का नाम लेता था लेकिन वैसे कोई ऐसा सोशलिज्म नहीं होता। नॉर्थ यमन कंजर्वेटिव था। तो नॉर्थ यमन और साउथ यमन दो डिफरेंट मुल्क होते थे, फिर यूनाइट हो गए एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन अली अब्दुल्ला सालेह के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली जो एक मॉडर्न नेशन स्टेट का मैकेनिज्म था या कोई मॉरल लॉ था वो कोई स्टेबल इंस्टीट्यूशन नहीं थे। तो जब अली अब्दुल्ला सालेह इक़्तिदार से रिमूव होते हैं तो फिर हौसी आते हैं, दे बिड फॉर पावर, और हौसी जो है वो नॉर्थ यमन को डोमिनेट करते हैं, जो अंसार अल्लाह हैं अपने आप कहते हैं। और उसके बाद जो साउथ यमन है जिसमें मेन शहर अदन है, जो कैपिटल तो सना है, वो तो हौसियों के पास ही है। जो साउथ यमन है जिसमें मेन शहर अदन है, उसके अलावा हज़रमौत का इलाका है जिधर तेल वगैरह भी है, रिसोर्सेज वगैरह। तो ये जो साउथ यमन है ना, इसके अंदर जो है वो सऊदीया और यूएई जो एंटी हौसी अल्लाह, जब स्पेशली हौसीज वर बैक्ड बाय ईरान, तो वो शिया में या जैदी शिया फिरके से ताल्लुक रखते हैं। वैसे जैदी शिया और ट्वेल्वर शिया में काफ़ी डिफरेंसेस हैं थियोलॉजिकली, लेकिन मतलब अगेन उनका एक जो है वो ईरान के साथ हौसियों का एक लिंक था। और सऊदीया और यूएई यूनाइटेड इन ट्राइंग टू आउस्ट द हौसीस। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग्स भी की उन्होंने यमन में, एयर पावर भी यूज़ की, आर्म भी किया मलेशियास को। सऊदी ग्राउंड फोर्सेस ने भी कहा जाता है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कई जगह उन्हें हौसियों से काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स भी हुई थी। बेसिकली द हौसीस शोड देमसेल्व्स वेरी टफ, और वो तो इनसे हारे नहीं। तो जब हौसी नहीं हारे तो प्रैक्टिकली फिर यमन डिवाइड हो गया, एक सीज फायर हो गया और यमन डिवाइड हो गया नॉर्थ और साउथ यमन। और साउथ यमन में सऊदीया और यूएई दोनों के अपने अपने मफादात थे। अब सऊदीया जो है उसका अल्टीमेट एम अभी भी यही है कि भाई हमने यमन को करना है यूनाइट, और यमन में एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि हमारी मर्जी की हो। ऑन द अदर हैंड जो यूएई है उसका एम्बिशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट लगता है। यूएई की जो एक नेशनल स्ट्रेटजी सामने आई है वो ये है कि जैसे वो कहते नहीं जी वो ईरान का जी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, तो कुछ लोगों ने इसको एक्सेस ऑफ सेसेशन का नाम दिया यूएई वाले को, कि यूएई जो है वो सेसेशनिस्ट और ब्रेक अवे फैक्शंस और नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करता है अपने मुफादात के लिए। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स को अब वही बात है कि बैंकिंग चैनल्स तक एक्सेस नहीं होती, वेपन्स तक एक्सेस नहीं होती, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल्स तक एक्सेस नहीं होती। तो यूएई प्रोवाइड्स दीज सर्विसेज फॉर दैट, एंड इन रिटर्न यूएई गेन्स रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस। तो चाहे वो लीबिया में हफ्तार हो या सूडान के अंदर आरएसएफ की जेनोसाइडल मिलिशिया हो, वो हमेती दगालो की, या इवन सोमाली लैंड पे भी यूएई का नाम लिया जाता है जो एक और ब्रेक अवे फैक्शन है सोमालिया के अंदर। फिर उसके बाद आपको ऑफ कोर्स यमन की मिसाल है कि यमन के अंदर, तो यमन के अंदर जो है वो बेसिकली कुछ लोग तो थे वो बिल्कुल सऊदीया के टाउट समझ लें। तो उसमें पहले वो हादी थे, उसके बाद अदबी रशाद हैं, और जो प्रेसिडेंट कहे जाते आप किस मुल्क के तो एक अलग बात है, प्रेसिडेंट विदाउट अ कंट्री है एनी। उनका जो इवन कैपिटल था अदन, वो एसटीसी के अंडर था, साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के अंडर, जो कि कुछ फोर्सेस है मलेशियाज डिफरेंट फ्रॉम द सऊदी टाउट्स, और वो बेसिकली यूएई के फैक्शन थे, यूएई सपोर्टेड देम, यूएई आर्म्ड देम। और अभी ये जो एसटीसी वाले इनको गालबन यूएई वालों ने इनकरेज किया वही एक्सेस ऑफ सेसेशन लाइक स्ट्रेटजी रहा कि आप वो साउथ यमन को दोबारा रिजुविनेट करें। उसमें पॉइंट एग्जैक्टली ये था कि साउथ यमन को मानेगा तो कोई भी नहीं, तो वो दैट विल बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द यूएई, और सऊदी इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाएगा। इस वक्त यूएई हमें काफी बेलिग्रेंट पॉलिसी फॉलो करता हुआ दिखाई देता है कि वो सऊदी इन्फ्लुएंस को कट करना चाहता है मिडिल ईस्ट में, और उसको यूज करना चाहता है इसराइली क्लाउड को। मतलब उसने इब्राहिम अकॉर्ड्स भी ज्वाइन जो किया, उसके बाद से हमें ये चीज नजर आती है कि यूएई ने अब इब्राहिम अकॉर्ड्स क्यों ज्वाइन किया। अब ये चीज भी एक सवाल है। तो
अब ये इस सवाल का जवाब देना शायद आसान है कि यूएई का विजन ये था कि भाई अमेरिका का रास्ता जाता है इसराइल के थ्रू। वो कहते हैं ना, वो कुफारे मक्का जो है वो उन्होंने बुत रखे होते अल्लाह को खुश करने के लिए, कहते हैं अल्लाह से हमारी सिफारिश करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो अब अरब के अंदर ये बुत आ गया है, और अल्लाह ताला का रोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दे दिया गया है जहाँ तक हमारी मोनार्कीज का एज फार एज दे आर कंसर्न। तो अब ये जो नया लात मनात हबल का जो है ना जेनोसाइडल मैनियक बुत इसराइल के नाम से आ गया, या सामरी का बछड़ा कहें, जो भी कह लें इसको, या अमेरिका की नाजायज औलाद कहें जैसे कायद आजम ने कहा था, वेस्ट की नाजायज औलाद। तो बहरहाल ये यूएई ने वो उसको जो है रिकग्नाइज किया, इसलिए एक तो अमेरिकन गुड बुक्स में ज्यादा है, दूसरा यूएई और इसराइल की स्ट्रेटजी मिलती जुलती है। इसराइल भी यही चाहता है कि हर मुल्क के अंदर नॉन स्टेट तो डिस्टेबलाइजेशन पावर्स दिया जाए, चाहे वो को डिस्टेबलाइजेशन फोर्स है, ताकि वो कुर्द हो या जो भी हो तो उनको एम्पावर किया जाए, और किसी भी मुल्क को पावरफुल होने ना दिया जाए कि कल वो हमारे लिए मसला बन जाए। और इसराइल भी देखे ना एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, वो भी डेमोग्राफिकली बहुत वीक है, तो उन्हें नहीं पता कि वो हर मुल्क को ऑक्युपाई नहीं कर सकते। तो और ना उन्हें इस चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत है कि हमारी अपनी आवाम का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो एक इम्प्लांटेड कॉलोनाइजर है, उनका इस इलाके के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। पूरा मशरिक वस्ता आग में जलता रहे, कॉलोनाइजर को फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल उसी तरह यूएई भी इस तरह की इम्यूनिटी रखता है कि यूएई के अंदर बहुत थोड़ी अरब आबादी है जो इंडिजिनस है, बाकी सारे तो वो गुलाम हैं या वो इमिग्रेंट्स हैं जो भी हैं या इन्वेस्टर्स हैं। तो यूएई को भी पब्लिक व्यू का कोई टेंशन नहीं है, वो उनकी पब्लिक खुश है, बहुत थोड़ी सी है, उसको एक मौका मिला हुआ है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अब यूएई के पास बंदे नहीं है, फौज नहीं है, उस तरह वो बना नहीं सकते क्योंकि उनके पास बंदे ही बहुत कम है। जब इन्होंने कैसे थे, ये तो साउथ में दे रिलाय ऑन प्रॉक्सीज, जब इन्होंने साउथ यमन में भी कैसे थे आरएसएफ की भी फाइटर्स को भेजा था ना। हाँ जी, भेजा था उस वक्त। यूएई बोथ फॉर ऑन बोर्ड ऑन दैट। उस वक्त तो सूडान में सिविल वॉर नहीं हुई थी ना। आरएसएफ बेसिकली बनाई तो इसीलिए गई थी कि दारफुर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की रेट कायम करे, जैसे मर्जी करे, उधर उन्होंने बड़ी अट्रॉसिटीज भी की थी। अभी भी आरएसएफ दारफुर में ही इंट्रेंच्ड है। तो ये जो आरएसएफ है इसको लाए दोनों मिलके थे उस जमाने में। सऊदीया और यूएई के दरमियान जो तनाज़ा है वो आपको इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद नजर आता है। और अल्लाह ताला सऊदियों को कुछ चश्मे बीना अगर दे तो उनको शायद ये बात समझ आ जानी चाहिए कि असल जो ताउन का चूहा है वो इसराइल। जो यूएई का भी आपको टर्न अबाउट नजर आता है एज अ डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, आपको यूएई नजर आता है, उसके पीछे भी जो मेन रीजन है वो इसराइल और इम्पीरियम है, द एम्पायर है। वेनेजुएला से लेकर यमन तक हर जगह आप खोदते जाए ना बीमारी की जड़, तो एंड पे आपको एम्पायर और उसके एजेंट्स ही मिलेंगे। जब तक एम्पायर को डाउनफॉल पर नहीं ले जाया जाता, उसको गिराया नहीं जाता, तब तक दुनिया में कोई हकीकी आज़ादी किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है ना कि यूएई एक नेट डिस्टेबलाइजर बन के सामने आया, तो यूएई इज चैलेंजिंग नाउ सऊदीया, और सऊदीया चाहता है अपनी एक हेजेमनी कायम करना मशरिक वस्ता में। तो यूएई डिसाइडेड टू चैलेंज सऊदीया हेड ऑन इन यमन। और अब ये डिसीजन उन्होंने क्यों किया, वेदर दे वर मिसलेड और नॉट अबाउट इट, बहरहाल दे टुक दैट डिसीजन टू टेक सऊदीया हेड ऑन। मतलब अब ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल वाले, जो एसटीसी वाले, जो यूएई की मलेशियाज हैं, वो सारा ऑलमोस्ट इलाका फतह कर ले जो भी सऊदी ट्राउट्स के पास था। और उसके बाद सऊदीया इस पर कुछ करे भी ना, इसको फे अकॉम्प्ली समझ के ले ले, जबकि सऊदीया इज अ मच मोर पावरफुल मुल्क देन यूएई। वो वो ज्यादा पावरफुल कंट्री है, उसकी अपनी एक आबादी तो है ना, यूएई की तो अपनी आबादी को खास नहीं है। तो सऊदीया को इसी वजह से भी सऊदीया इब्राहिम अकॉर्ड्स वाला वो काम नहीं कर सकता था जो यूएई ने किया, क्योंकि सऊदीया ने अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को देखना होता, मोनार्की ने भी देखना होता है अपनी पॉपुलेशन को, वरना इसी तरह मोनार्कीज उलटती हैं अगर वो अपनी पॉपुलेशन से मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ सिंक हो जाए। तो यूएई ने समझा कि भाई ये हमारा एक्स फैक्टर है, लेकिन यार सऊदीया के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम तो कर सकते हैं। लेकिन अगेन उस ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात समझ नहीं आई कि रियल पावर जो है वो आपके लोगों से ही अल्टीमेटली आती है। कोई भी रियासत जो है वो इस तरह कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एक इन्फ्लुएंस जनरेट तो कर सकती है, लेकिन एक सस्टेनेबल इन्फ्लुएंस के लिए आपको अपने लोग चाहिए होते हैं। अब आप यूरोप की हिस्ट्री देखें, एक जमाने में आपको याद है वो इटली की जो सिटी स्टेट्स थी, वेनिस, पीसा और जेनोआ वगैरह, इनकी बड़ी बड़ी नेवीज भी होती थी, और इन्होंने पूरी फोर्थ क्रूसेड का रुख जो है वो इजिप्ट से उठा के जो है वो उधर कर दिया था। ये अपने दौर के यूएई थे ना, अपने दौर के यूएई थे, और ये भी नेट डिस्टेबलाइजर थे। मतलब यूरोपियन क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर ये किसी भी बड़ी पावर को डेवलप इसीलिए भी नहीं होने देना चाहते कि हमारा इन्फ्लुएंस कम होगा। और आप देखें जब तक ये रहे हैं तब तक यूरोप मार ही खाता रहा, चाहे वो क्रूसेड्स हो चाहे वो और दौर हो, यूरोप मार खाता रहा।
यूरोप निकला तब है जब इन स्टेट्स को भी काबू किया गया और एक बड़े बड़े यूनिट्स बनाए गए यूनिफाइड स्टेट्स के। फ्रांस बड़ी पावर बन गया, होली रोमन एम्पायर बड़ी पावर बन गया, ब्रिटेन एक यूनिफाइड पावर बन के सामने आया। और जब उन्होंने फिर अपना इन्फ्लुएंस गैदर करके एक्सपैंड करना शुरू किया तब यूरोपियन पावर बढ़ी। ऑन द अदर एंड ये मतलब वेनिस वगैरह के लिए तो वो एक तारीख दौर था जो यूरोप के अरूज का दौर था। तो बिल्कुल उसी तरह जब यूरोप का तारीख दौर था तो वो इनका गोल्डन दौर था। तो अभी मुसलमानों के तारीख दौर में इस टाइप के नेट डिस्टेबलाइजर्स का गोल्डन दौर चल रहा। लेकिन तो सऊदिया को आप वो उसी तरह का एक डिक्रेपिट एम्पायर समझे जैसे फ्रेंच स्टेट थी क्रूसेड के जमाने में, और यूएई को आप यही वेनिस और जेनोआ टाइप समझे। तो आपको समझना उसमें आसान हो जाता है कि यूएई किस तरह ऑपरेट करा। मतलब वेनिस ने लिटरली मुसलमानों के साथ मिलकर साजिश करके फोर्थ क्रूसेड जो है उससे क्रिश्चियंस पर ही अटैक करवा दिया। तो बिल्कुल इसी तरह की हरकतें जो है ना वो अब हमारे भी ये आर्टिफिशियल किस्म के जो मर्चेंट बैंकर टाइप स्टेट्स हैं, आफ्टर ऑल द यूएई इज ऑल अबाउट फाइनेंस। तो उन्होंने जो है वो लेकिन दे डिसाइडेड टू टेक इट हेड ऑन, टेक एन एम्पायर हेड ऑन तो सऊदी रीजनल पावर। और इस मामले में इट अपीयर्स दैट दे मिसकैलकुलेटेड और बहुत बुरे तरीके से उन्हें एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई है। द यूएई हैज सफर्ड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। जो एसटीसी के कायद थे इदरूस अल जुबैदी वो यूएई भागे हैं, अच्छा वाया सोमाली लैंड भागे हैं। तो ये अगेन आप देखते हैं ना कि कैसे नेक्सस बना हुआ है। मतलब सोमाली लैंड में इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर भी आता है, इदरूस अल जुबैदी भी वहीं से होके भागता है और सोमाली गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता है क्या हुआ है। और यूएई बीच में जिस तरह इन्वॉल्व है मतलब वो आप देख ही सकते हैं, एनी इंटेलिजेंट पर्सन कैन कनेक्ट द डॉट्स हियर। लेकिन दिस अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फॉर द यूएई। और अब जो है वो यूएई की प्रॉक्सीज भी सोचेंगी इस पर कि भाई दे आर नॉट एज पावरफुल एज दे क्लेम टू बी, और वो अपना रेट बढ़ाएंगी। ये नहीं है कि वो यूएई को तलाक दे देगी, लेकिन अभी आरएसएफ से जो अगला बिल आएगा ना प्रोबेबली यूएई के पास वो बड़ा होगा। वो अब उनको ब्लैकमेल करेंगे कि हाँ देखो तुम्हारे साथ यमन में क्या हुआ है तो हमें तो आप It's more like you need us as well. हाँ We're not ये हो सकता है। तो यूएई के लिए भी थोड़ी मुश्किलात आगे इस तरह होंगी। फिर अगेन सूडान में भी सऊदीया इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ यूएई। तो वहां पर भी अब देखते हैं, अब यमन में तो अदन पे उनका कब्जा भी हो गया है, और जो एसटीसी थी रूस जुबैदी के अक्सर साथी उन्होंने तो सऊदी हाथ पर बैत कर लिया है और यूएई की फोर्सेस भी निकल गई। और यूएई का काफी हद तक इन्फ्लुएंस अभी इस वक्त एटलीस्ट ये नजर आता है कि साउथ यमन से रुखसत हो गया। तो अब यूएई whether it decides to escalate and strike back somewhere in Sudan or in any other place, that remains to be seen. लेकिन यूएई को भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये दिस शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल कि वो बहुत ज्यादा ओवर रीच कर रहे हैं, और उनको एक डिस्टेबलाइजर की बजाय अगर वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश करें दैट वुड बी बेटर। बाकी सऊदियों को भी ये समझ लेना चाहिए कि ताउन का असल चूहा इसराइल है। I mean, और सऊदिया कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता जब तक इसराइल के प्रॉब्लम का हल ना निकले। आइडियली सऊदिया को शाह फैसल वाली पॉलिसी पर वापस जाना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन क्योंकि गिवन द पीपल दैट आर इन्वॉल्व तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन इसने बात करें हमारे खलीफा वक्त है। नहीं वो तो हैं, लेकिन वो अगेन उनकी प्रेफरेंसेस वो हमारे सामने है ना। मतलब बंदा को इस तरह कायाकल्प नहीं हुआ करती। ये फैंटेसीज है, नॉवेल्स में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। तो लेकिन हैविंग सेड दैट एटलीस्ट रियल पॉलिटिक का ही उनको सऊदियों को एक लेसन मिल गया कि चले हमने मुकम्मल तौर पर जो है वो अमेरिकन लैप में नहीं जाना, क्योंकि द अमेरिकन एंड द इसराइलीज दे आर ऑलवेज गोइंग टू बिट्रे अस। तो दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू अस। तो एटलीस्ट और कुछ नहीं ना तो रियलिटी चेक मिल गया तो मे बी थोड़ा बिहेवियर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। मे बी वो कुछ अपना बुरा भला ही सोच कर थोड़ा अपनी पॉलिसी को जो है वो चेंज करें अब, और अपनी पॉलिसी को जो है वो एक मासेस के साथ थोड़ा इन सिंक लाएं। जैसे शाह फैसल व्हेन ही वाज द सऊदी मोनार्क, तो सऊदिया इस्लामी दुनिया के अक्सर मासेस जो है ना वो फैसल के साथ रेजोनेट करते थे। तो और उस चीज ने बड़ा सऊदी इन्फ्लुएंस जनरेट किया इस्लामी दुनिया में, जो सऊदी अब लूज कर रहा है अपनी इन पॉलिसीज के जरिए, जो कि वो प्रो अमेरिकन और अमेरिकन गुलामी की पॉलिसीज जो है। तो इस वक्त इस्लामी दुनिया में बड़ा क्लियरली इस्लामी दुनिया को वाकई हकीकी आज़ादी की जरूरत है। और इलीट्स अगर अपने जाती मुफादात से थोड़ा सा साइड पर हट कर सोचे तो एज अ क्लास, एज अ सोशल क्लास उनके हक में भी यही है कि वो रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाएं अमेरिकी अंपायर के खिलाफ। जैसे कि यूरोपियन एलीट्स भी बड़े करप्ट थे, लेकिन उन्हें ये बात नजर आ गई थी कि हमने रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाना है,
हमने अपने मुल्कों को डेवलप करना है, और एनिमी उन्होंने इस्लाम को ही करार दिया उस जमाने में, और उसके तहत उन्होंने एटलीस्ट अपने आप को कुछ ऑर्गेनाइज किया, कुछ अपने गोल्स को क्लियर किया, एंड उस चीज का उनको फायदा हुआ, और नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में फायदा हुआ, उनके सारे नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इस चीज पर बने। तो अभी आप कहते हैं ना कि जी यूरोप में इस्लामोफोबिया इधर उधर, तो ये तो उनकी एक नजरियाती असास है, इस्लामोफोबिया यूरोपियन और वेस्ट की। तो ये उससे वो कभी हट नहीं सकते, जितना मर्जी लिबरल होने की कोशिश कर ले, बंदा अपनी असल पर वापस आ ही जाता है। तो और जैसी जो थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ता, फौरन अपनी असल पर वापस आ जाए। तो हमें भी अपनी असल पर वापस आने की जरूरत है, चाहे हम सऊदीया हो, चाहे हम यूएई हो, चाहे हम पाकिस्तान हो, चाहे हम यमन हो। तो दैट्स ऑल आई गैदर फ्रॉम दिस these happenings in the Middle East and especially Yemen. चलें सर, इंशाल्लाह कैसे कहते हैं वही कैसे कहते हैं, गेट बैक टू दिस इंशाल्लाह। मैंने सबके साथ बैठ के इंशाल्लाह फॉर द ऑडियंस एक लंबी सी सीरीज बनानी है जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की कैसे स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन करेंगे। होपफुली तब तक और चीज़ें भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ताकि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा और क्लैरिटी मिले इन चीज़ों पे। थैंक यू सो मच सर, आप आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह फिर आपको कैसे तंग करेंगे फेब में जब आपके पेपर खत्म होंगे। एनीवे एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक। कमेंट करें, like, subscribe and share with your friends, and inshallah we'll be back soon. Thank you.